हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित के वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 सितंबर 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थ्योरम होने वाली है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रमेय होने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी आसान टॉपिक है ये। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे एंड तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय है वो आखिरकार होती क्या है। सो उसका लिए जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो यहाँ पे दे रखा है। देखो, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। और इसका जो स्टेटमेंट वो यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सिंपल सी थ्योरम है कि अगर हमने एक त्रिभुज, मान लो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ करा है जिसका नाम है ABC, और BC के समांतर मान लो हमने एक और रेखा खींच दी जिसका हमने नाम ले दिया DE। ठीक है। सो अगर देखो, आपको पता है D क्या है, AB को यहाँ पे D पे काट रही है, और जो DE रेखा है वो AB को D बिंदु पे काट रही है और AC को E बिंदु पे काट रही है। तो इसका मतलब क्या है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी जो थेल्स प्रमेय बोल दो, थेल्स थ्योरम बोल दो, या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय बोल दो, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनका जो रेशियो होगा, यानी AD और DB और AE और EC, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो हमको इसी को प्रूव भी करना है और इसको समझना भी है, और इसके ऊपर से हमें क्या है, हमें एक दो क्वेश्चन भी दे रखे होंगे तो उनको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए देखो, ये जो डायग्राम है आपको यहाँ पे साइड में बना लेना है। अब है कैसे, आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसको आप नाम दे दोगे ABC। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, समांतर लाइन DE। अब इसके अंदर करनी है रचना। अब रचना में क्या होगा, आपको B और E को मिलाना है, C और D को मिलाना है, फिर E से एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब खींचना है AB पर, और D से एक लंब खींचना है AC पर। ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है, देखो फिगर के अंदर आपको अच्छे से दिख जाएगा क्लियर। तो हम फिगर का यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं फटाफट से किस तरह से प्रूव करेंगे इसे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। ये जो DE लाइन है वो BC के क्या है, समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB बट्टे DB यानी AB बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC। ठीक है, यही प्रूव करना है, हमें यही सिद्ध करना है। अब इसके लिए हमें करनी पड़ेगी पहले रचना। रचना में क्या होगा, हम BE और CD को मिलाएंगे। देखो ये रहा B और ये रहा E, तो BE को और CD को मिलाएंगे और DM लंब खींचेंगे AC पर। देखो ये रहा D और ये रहा M, हमने ये लंब खींचा किस पर, AC पर, और EN ये लंब खींचा हमने AB पर। ये हम खींच लेंगे। उसके बाद उपपत्ति यानी कि हम प्रूफ करेंगे। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इसको पहले हल्का सा इरेज कर लेते हैं। पहले प्रूफ करने के लिए हम करेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकाला है किसका, त्रिभुज ADE का। अब ADE ये रहा त्रिभुज, ऊपर जो दे रखा है सबसे छोटा सा त्रिभुज ये वाला। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमने फॉर्मूला हमको पहले से पता है। सो इसके लिए आधार क्या है, आधार यहाँ पे दे रखा है हमें क्या, अगर इस त्रिभुज को लोगे तो इसमें आधार क्या है बेटा, ये है AD, ये आधार है, और ये होगी इसकी ऊंचाई EN। ठीक है, हमें पता है कि ये होता है आधार नीचे वाला और ये होती है ऊंचाई परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, आधार के लिए हमने लिया है AD और ऊंचाई के लिए लिया है EN। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर। अब इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज कौन सा लें, BDE लें, ये वाला त्रिभुज नीचे दे रखा है BDE, ये त्रिभुज, इसको हल्का सा ऊपर से इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो BDE त्रिभुज लेंगे तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 लिख लिया। आधार, इसके लिए आधार क्या है, ये रहा BD, इसके लिए आधार BD बोल दो या DB बोल दो। ठीक है, ये आधार है। और ऊंचाई के लिए हम इसके लिए भी क्या है, EN का ही यूज़ करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि मतलब त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है और ऊंचाई यहाँ पे क्यों ले रखी है। सो याद रखना, ऊंचाई क्या होगी, जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है, वही ऊंचाई होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको ऊंचाई ले रखा है। सो यहाँ पे DB और गुणा में EN, ऊंचाई की जगह यहाँ पे भी EN लिया है, ऊपर भी देखो EN लिया था। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर डिवाइड कर दें, यानी ADE और BDE के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, सो क्या होगा, देखो इसका क्षेत्रफल लिया था, इसका क्षेत्रफल लिया था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 1/2 से 1/2 डिवाइड हो गया और EN से EN डिवाइड हो गया। बचा कितना, AD/DB।
तो ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये अगर हम दो त्रिभुज और ले लें, कौन कौन से त्रिभुज, ADE, ये वाला त्रिभुज दोबारा से लेंगे हम, और इस बार हम नीचे वाले त्रिभुज लेंगे, इस वाले को। अगर इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ADE डिवाइड बाय त्रिभुज DEC, ये भी सेम आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और DM दोनों में कॉमन आएगा, तो DM यहाँ पे कट जाएगा। देखो ये लाइन DM, ये DM कट जाएगी दोनों से, सो आएगा AE/EC, ये आ गया इक्वेशन 2। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब यहाँ पे आपको एक थ्योरम और पता होनी चाहिए कि अगर दो समांतर रेखाएं हों, अगर मान लो दो समांतर रेखाएं हों और उस पर दो त्रिभुज बनाए, दो क्या आप कितने भी त्रिभुज बना लो, चाहे 2 बनाओ चाहे 3 बनाओ, उनका आधार बराबर होना चाहिए। मान लो एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, इनका आधार ये सेम था, और ये दोनों क्या है, ये समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज बने हैं दोनों के दोनों, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने भी त्रिभुज बना लो और उनका आधार सेम होना चाहिए, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फिगर को देखो ध्यान से, यहाँ पे ये समांतर रेखा थी और ये समांतर रेखा थी, और ये त्रिभुज भी और ये त्रिभुज भी, इन दोनों त्रिभुज का जो आधार था वो क्या था, DE, समान, दोनों का सेम था, और समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, इसलिए यानी कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः इनके जो क्षेत्रफल हैं, यानी क्षेत्रफल BDE, BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वो ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई है। अब अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, हम सीधा लिख देंगे कि AD बराबर AD/DB बराबर क्या होगा, AE/EC। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर लिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब क्षेत्रफल बराबर होंगे, सो हम यहाँ पे DEC की जगह, यहाँ पे जो हमने DEC था ना ये वाला, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम त्रिभुज BED लिख सकते हैं, ट्राइंगल BDE यहाँ पे लिख सकते हैं। सो BDE अगर हम लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी ये वाली, कि त्रिभुज ADE, यहाँ पे भी देखो BDE था, यहाँ पे भी BDE आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो ऊपर आगे वाली जो इक्वेशन है वो भी इक्वल होंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया कि AD/DB इक्वल होगी AE/AC के, EC के, सॉरी। तो वो यहाँ पे हमने फाइनली इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इसी रूप को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम AD/AB भी लिख सकते हैं। अब AD/AB कैसे लिख सकते हैं वो समझ लेते हैं पहले फटाफट से। देखो ये रहा AD यहाँ से यहाँ तक, और AB देखो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, AE ये रहा, और AC यहाँ से लेके यहाँ तक है। हम इसी थ्योरम को हल्का सा बड़ा करके हम ये भी लिख सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा। अब देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और वो एक त्रिभुज के अंदर हमने एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो वो जो रेखाएं जो कट होंगी वो क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब इसको उल्टा कर दिया गया है। उल्टा मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, ऊपर वाले में हमने क्या समान अनुपात में प्रूव किया था, पर अब हमें दे रखा है कि जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हैं। तो आगे क्या लिखा है, तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात त्रिभुज ABC में भुजाएं इस अनुपात में हो तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर है BC के। बस इतनी सी बात है। यानी हमने जो ऊपर थ्योरम को पढ़ा था यहाँ पे उसी को विलोम करके, यानी उसको उल्टा करके दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया है कि दी गई आकृति, यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर DE और BC क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है। सो ये DE, मान लो यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देते हैं, ये D और ये E है। सो DE और जो BC है वो क्या है, समांतर है। तो वो भी इसके अंदर भी क्या हम करेंगे, मतलब ये जो हमने आधारभूत समानुपातिका प्रमेय जो हमने सीखी है इसी का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD और DB, AD/DB इक्वल होगा क्या, AE/EC के, वो हमने यहाँ पे लिख दिया BPT द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो उनकी AD की वैल्यू कितनी है, पहले AD की वैल्यू रख देते हैं। AD की वैल्यू कितनी है, x, वो यहाँ पे हमने रख दी। DB की वैल्यू कितनी है, ये DB नीचे वाला 3x + 4। इसी तरीके से यहाँ पे AE की वैल्यू कितनी है, x + 3, और EC की वैल्यू कितनी है, 3x + 19, वो यहाँ पे हमने रख दी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख के दिखा दी है,
अब ये डायरेक्ट 2 कैसे आया, कैसे पहले वो समझ लेते हैं। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया होगा, उसके बाद सोल्व करने के बाद x इक्वल टू 2 आया है, डायरेक्ट नहीं आ सकता। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको अच्छे से पता है किस तरीके से करना है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको। सो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 19 से, ये रहा x, यहाँ हो गया 3x प्लस 19 इक्वल में इधर क्या है x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 से। सो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 से। अब सोल्व कर लेंगे इसको आगे, x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, x को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19x, ठीक है 19x आएगा। सेम इस तरफ करेंगे तो x को पहले करेंगे 3x से तो आएगा 3x स्क्वायर, प्लस x को जब हम 4 से करेंगे तो आएगा 4x, प्लस अब हम करेंगे 3 को 3x से तो कितना आएगा 9x, 3 3 9 x आ गया, और 3 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो जो चीज़ें हैं उसको ऐसे कैसे रहने दो, 3x स्क्वायर प्लस 19x को ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ पे देखो 4x और 9x जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान पद है तो ये जुड़ जाएंगे। इधर जो 3x स्क्वायर वहीं पे ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 4x और 9x जुड़ के कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 12 12। अब देखो जो 3x यहाँ पे वो इसको हम इस तरह भेजेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो 3x से 3x कट जाएगा, ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का हो जाएगा। अब 19x यहाँ पे बचा हुआ था ना, अब ये 13x को इधर भेज दो तो माइनस का 13x हो जाएगा, इस तरफ कितना बचेगा 12, 19x में से 13x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6x, 6x इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 डिवाइड करके कितना जाएगा 2। सो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिख दिया था, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 आई तो आई कैसे, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से आती है, और आप इस वीडियो के अच्छे से हेल्प ले लोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सो पहला जो उदाहरण है वो तो सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। उदाहरण 2 में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D और E पर एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है जो भुजा BC के समांतर है। अब यहाँ पे दे भी रखा है कि जो BC के समांतर जो DE जो रेखा गई है वो D पे और E पे क्या हो रही है कट हो रही है। हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टे DAB, अब यानी AD बट्टे AB है पूरा, और वो इक्वल है क्या है AE बट्टे AC के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है पूरा का पूरा। सो किस तरीके से प्रूव करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे वर्कशीट में ही अच्छे से समझा रखा है तो हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे जो गिवन है जो दिया है, गिवन की जगह आप हिंदी में लिख रहे हो तो हमें लिखना दिया है। सो दिया क्या है हमें, DE समांतर है BC के। उसने कहा था कि जो DE जो रेखा है वो BC के समांतर है। इसका मतलब इसके अंदर हम क्या है जो प्रमेय हमने सीखी है वो प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं। उस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा AD बट्टे DB बराबर क्या हो जाएगा AE बट्टे EC, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अनुपातों को परस्पर बदलने पर, अब अनुपातों को बदलने का मतलब क्या है, इसको उल्टा कर दो, DB को ले जाओ ऊपर और AD को ले जाओ नीचे, ठीक है। सो DB बट्टे AD हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही कर सकते हैं हम, EC को ले आओ ऊपर और AE को ले आओ नीचे। सो EC बट्टे AE, ये हमने अनुपात को बदल दिया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़ दो और इधर भी एक जोड़ दो। अब देखो जब DB बट्टे में क्या लिखा है AD है और प्लस 1 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। AD और 1 का एलसीएम कितना आएगा, AD ही आएगा, और AD को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा DB प्लस में AD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, और फाइनली जब इसको हम इस AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा AD, यहाँ भी AE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा AE, नीचे बचेगा AD और AE। उसके बाद क्या होगा, देखो DB और AD क्या होता है, यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें सो DB कहाँ है, ये रहा DB नीचे वाला, और AD कहाँ है, AD है ऊपर वाला, ये रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, इनको जोड़ने पर बनेगा पूरा AB, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा ऊपर AB। सेम इस तरफ EC यानी इसको और AE को जोड़ने पे क्या बनेगा AC, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर फाइनली दोबारा से अनुपातों को परस्पर बदलने पर दोबारा से इसको पलट देंगे। सो AD आ जाएगा ऊपर, AD आ जाएगा ऊपर, और जो AB है वो नीचे आ जाएगा AD बट्टे AB, और इसी तरह से यहाँ पे AE बट्टे AC वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनुपातों को बदलने पे प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो हल्की सी मिसप्रिंट करी गई है तो इसको हमें नहीं लिखना, ठीक है। ये जो इति सिद्धम लिखा है वो आपको यहाँ इसके नीचे लिख देना है यहाँ पे।
सो काफ़ी सिंपल सी ये जो क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको ध्यान से रखना, इसको नहीं लिखना है, हमें ये प्रूव करना था, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। और तो इसी तरह से उदाहरण 2 भी हमने सोल्व कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे जो स्वयं प्रयास करने के लिए हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें कहा गया कि दी गई आकृति में एस टी और क्यू आर क्या है, समांतर है। यानी ये रही एस टी लाइन और ये रही क्यू आर, ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या है। ये देखो ये रहा x, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो था उसमें यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बना देना है। यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 5.4 है ये, ठीक है। उसके बाद 5.4 ही ना, हाँ 5.4 ही है। उसके बाद जो दिया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। हमें दिया क्या है, एस टी समांतर है क्यू आर के, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हल करने के लिए उसी जो हमने थ्योरम पढ़ी है आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, उसी प्रमेय का यूज़ करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय द्वारा। इसमें हमने क्या सीखा था कि ये जो पी एस है ये पी एस बट्टे एस क्यू है, एस क्यू ये क्यू है, ठीक है। पी एस बट्टे एस क्यू है वो क्या होगा, पी टी बट्टे टी आर के इक्वल होगा। अब पी एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी एस की वैल्यू है x, तो हमने यहाँ पे x कर ली। एस क्यू की वैल्यू क्या है, एस क्यू की वैल्यू है 7.2, तो यहाँ पे हमने 7.2 लिख लिया। इस तरह पी टी की वैल्यू कितनी है 1.8, तो हमने यहाँ पे 1.8 लिख लिया। और टी आर की वैल्यू कितनी है 5.4, तो हमने 5.4 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इंटू में 5.4 आएगा, 5.4, और इक्वल में इस तरफ कितना आएगा 1.8 इंटू 7.2। अब 5.4 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, वो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। अब फाइनली 1.8 और 7.2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा 12.96, और 5.4 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2.4। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.4। हमें वही यहाँ पर पूछा गया था हमसे कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारा कितना आ गया 2.4, ठीक है। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर आपको ये जो ऊपर दे रखा है ना, रचना से लेकर सिद्ध करने तक आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। इसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, सबसे ऊपर लिखना आधारभूत समानुपाती का प्रमेय या थेल्स प्रमेय, और उसके बाद जो कथन है वो पूरा लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और उसके बाद जो दिया है, सिद्ध करना है, रचना है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम होगी। और ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर बनी हुई ये भी आपको बनाना है। और फाइनली यहाँ से लेके ये लास्ट लाइन तक है, ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। ये पूरा का पूरा हमने इसमें दे रखा है पूरे से कि किस तरह से समानुपाती का जो प्रमेय दे रखी है ना, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, उसको किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। सो ये जो पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें से 2 ही क्वेश्चन थे, तो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।